क्या आप जानते हैं कि ईसीएस बाउंसिंग होने पर किसी भी तरह का लोन आपने जो ले रखा है, उसका अगर ईसीएस बाउंस होता है, तो उसमें कितने तरीके से चार्ज लगते हैं? अगर नहीं पता है, तो बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका कोई भी तरह का लोन का अगर ईसीएस बाउंस होता है, तो उस पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 तरीके से चार्जेस कटते हैं। और उसके अलावा सिबिल का जो स्कोर आपका कम होता है, वो वाला। 3 लॉस तो आपको होते ही हैं कि आपका फाइनेंशियल लॉस आपको होते हैं कि भी ईसीएस बाउंस होने की वजह से। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी ईएमआई कभी भी बाउंस ना हो, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि मैं आपको अंत में एक ट्रिक बताऊंगा, एक टेक्निक बताऊंगा, जिससे किसी भी लोन की ईएमआई आपकी कभी बाउंस नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं अमित और लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाए। देखिए क्या होता है कि जब भी अपन लोन लेते हैं, तो उसके अगेंस्ट में जो ईसीएस बैंक आपसे रिटर्न जो पैसा लेती है रिपेमेंट के तौर पर, अगर वो ईसीएस बाउंस होता है, तो जिस बैंक से ईसीएस लगा था, वो तो आपसे चार्ज लेता ही है करीब करीब। जैसे मुझे बहुत से लोगों का मैसेज मिला कि बजाज फाइनेंस का ईसीएस बाउंसिंग चार्जेस कितना होता है। तो चाहे बजाज फाइनेंस हो, चाहे कोई भी बैंक हो, उसका ईसीएस रिटर्न चार्जेस करीब करीब होता है 531 से लेकर के और 550 के आसपास। लेकिन ये तो हुआ चार्जेस जो इस बैंक ने आपका ईसीएस हिट किया था उसका। लेकिन जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जहां से आप अपना बैंकिंग मेंटेन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, वहां से भी ईसीएस बाउंस होने पर वो भी बैंक आपसे चार्ज काटती है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका अकाउंट है एसबीआई बैंक के अंदर या किसी भी गवर्नमेंट बैंक में, और आपका ईसीएस बाउंस हुआ है, तो वो भी आपसे 250 रुपये बाउंसिंग चार्जेस लेगा। और उस पर 18% जीएसटी जोड़ करके करीब करीब आपके अकाउंट से 295 रुपीज़ का चार्जेस डिटेक्ट होता है, बाउंसिंग चार्जेस। यानी कि जहां से आपने लोन लिया था, वो तो आपसे 550 रुपये करीब ले ही रहा है बाउंसिंग चार्जेस, लेकिन जहां पर आपका अकाउंट है, बैंकिंग अकाउंट, वो भी आपसे 295 बाउंसिंग चार्जेस आपसे लेता है। यानी कि आपका एक ईसीएस बाउंस होने पर 2 तरीके चार्ज कर चुके हैं, जो बैंक से जहां से आपने लोन लिया था उसका ईसीएस बाउंस होने पर, और जहां पर आपका अकाउंट है वहां से भी बाउंसिंग चार्जेस लगता है। उसके अलावा अब तीसरा चार्ज जो होता है वो क्या होता है, मान लीजिए आपका ईसीएस बाउंस हुआ और वो ईएमआई आपने वापस जमा कुछ समय रुक के करवाई या कुछ समय बाद आपने करवाई है, तो उस चार्जेस पे, और दूसरा जो बैंक का चार्ज जो लगता है बाउंसिंग चार्जेस 550 या 531 रुपए, वो आपने जमा कब करवाए हैं, तो उस पे भी बैंक आपसे 4% इंटरेस्ट चार्ज करती है। जब तक आप जमा नहीं कराते हो तब तक वो मंथली बेसिस पे होता है। सपोज आपकी जो ईएमआई बाउंस हुई थी, वो आपने उसी महीने में जमा नहीं करवाई है और उसको आप अगले महीने या 1-2 महीने बाद में जमा कराते हो, या जो बाउंसिंग चार्जेस जो लगे थे वो भी आपने जमा नहीं करवाए हैं और वो आप कुछ समय रुक के फिर करवाते हो, तो ईएमआई पे और बाउंसिंग चार्जेस पे 4% से मंथली ब्याज के हिसाब से बैंक आपसे इंटरेस्ट लेती है, तो वो भी जुड़ता है। यानी कि एक ईएमआई बाउंस होने पर सबसे पहले आपका हो गया बाउंसिंग चार्जेस, जहाँ से लोन लिया है वो वाला चार्ज करता है। दूसरा, जहाँ पर आपका बैंकिंग है वो आपसे चार्ज करता है 295 रुपीज़। और तीसरा, उस ईएमआई को जमा नहीं कराने तक का उस पर 4% चार्जेस लगता है। तो इन 3 तरीके से आपका लॉस होता है एक ईएमआई बाउंस होने पर। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ईसीएस कभी बाउंस ना हो, तो उसके लिए क्या करें? तो आपको क्या करना है कि आप किसी भी तरह का जो लोन ले रहे हैं, चाहे आपने वो कार लोन ले रखा है, चाहे आपने होम लोन ले रखा है, चाहे आपने किसी तरह का पर्सनल लोन ले रखा है, तो उसकी जो ईएमआई है, उसका जो ईएमआई अमाउंट है, आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने अकाउंट में एक ईएमआई आपको एडवांस जमा रखनी है। यानी अगर आप एक एडवांस ईएमआई जमा रखते हैं अपने अकाउंट में, सपोज अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने कार लोन ले रखा है और उसकी आपकी ईएमआई है करीब करीब 18,000 रुपए की। तो अब 18,000 रुपए मान लीजिए आपके हर महीने 5 तारीख को आपके अकाउंट से पैसा कटता है वो वाला। अब होता क्या है, बाउंसिंग का रीजन क्या होता है कि हम अवेयर नहीं होते हैं कई बार कि सैलरी कभी लेट हो गई या पेमेंट कहीं से आना होता है, तो वो हम अवेयर ना होने की वजह से, वो कुछ अमाउंट कम होने की वजह से आपके अकाउंट से ईसीएस बाउंस हो जाता है। और लेकिन वो छोटी सी गलती से आपको 3 तरीके से लॉस होता है। और सबसे बड़ी बात, आपका जो सिविल खराब होता है वो सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ देता है, क्योंकि उससे आपका स्कोर भी टूटता है। आपके लोन में सिविल के अंदर लोन की ईएमआई बाउंस की वजह से डीपीडीज वगैरह आती हैं, तो उससे आपका स्कोर भी काफ़ी कम हो जाता है। तो दोबारा फिर जब लोन लेते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है।
और आपका इस लोन का जो ट्रैक खराब हुआ वो भी आपको इशू क्रिएट करता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, आपको एक ईएमआई यानी कि जैसे 18,000 रुपये आपको अपन ने एग्जाम्पल लिया था ईएमआई का, 18,000 रुपये अगर आप अपने अकाउंट में जमा रखते हैं और उसको आप छोड़ दीजिए, आप कोशिश कीजिएगा हर महीने जो आपकी सैलरी आ रही है आप उसी से ईएमआई कटवाएं। तो उससे फायदा क्या होगा कि अगर आपके अकाउंट में एडवांस में ही 18,000 रुपये जमा है कम से कम उस ईएमआई अमाउंट जितना, एक ईएमआई जितना, तो आपका ईएमआई कभी बाउंस नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस कभी कम होगा ही नहीं। 18,000 तो ऑलरेडी पड़े ही थे और प्लस आपकी सैलरी आ गई या जो भी आपका फंड आना था, आप अवेयर रहिए, ताकि उस तरीके से अगर आप एक ईएमआई का एवरेज बैलेंस मेंटेन रखते हैं अपने अकाउंट में, एवरेज बैलेंस से एक्स्ट्रा, तो कभी भी आपका ईएमआई बाउंस नहीं होगा। तो आप ये जो चार्जेस लगने वाले हैं 3 तरीके से ईएमआई बाउंसिंग के, उससे बचेंगे और अपना सिविल को खराब होने से भी बचा सकते हैं। तो इतना करना है कि आपको अपने अकाउंट के अंदर एवरेज बैलेंस के अलावा जितना भी आपका ईएमआई अमाउंट है उतना एक फंड एक्स्ट्रा हमेशा रखिए। और इतना कोई बड़ा वो नहीं है कि बहुत बड़ा अमाउंट है, जो भी आपकी ईएमआई है, जितनी आपने ईएमआई ली है लोन के लिए, तो आपने अपनी सुविधा के हिसाब से तो लिया है कि भाई इतनी ईएमआई मैं इजीली पे कर सकता हूँ, उसी के हिसाब से आपने लोन लिया है। तो कोशिश ये करना है कि एक ईएमआई आपके अकाउंट में एडवांस रहे, ताकि हर महीने आपके अकाउंट से पैसा निकलता रहे बराबर, ताकि आपको किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस ना हो इसी बाउंसिंग का, और कोई भी तरह का आपका सिविल खराब ना हो। होता क्या है कि अवेयरनेस, देखिए बाउंस क्यों होता है, एक तो होता है बाय डिफॉल्ट और एक होता है इंटेंशनल डिफॉल्टर, जो जानबूझ के लोन खराब करता है। तो जो बाय डिफॉल्ट होता है उसका रीजन होता है मैक्सिमम टाइम अवेयरनेस ना होना, कि वो ध्यान नहीं रख पाते, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि हर इंसान एक या एक से ज्यादा अकाउंट मेंटेन रखते हैं, 2 अकाउंट 3 अकाउंट। तो क्या होता है कि जिस अकाउंट से ईएमआई कट रही है उसमें तो वो बैलेंस टाइमली ट्रांसफर नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे अकाउंट में पैसा था, लेकिन पैसा वहां होने के बावजूद भी अपनी यहाँ सही समय पर ट्रांसफर नहीं कर पाए और अपना ईएमआई बाउंस हो गया। तो एक ईएमआई हमेशा एडवांस जमा रखें अपने उस अकाउंट में जिसके आपने ईसीएस करवाया है। अगर एक ईएमआई अगर एडवांस जमा रहेगी तो आपको एंड मोमेंट पे आपको भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए या व्यवस्था करने के लिए पेमेंट की, कि मेरी ईएमआई कहीं बाउंस ना हो जाए। तो एक एडवांस रखिए और हमेशा अवेयर रहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास अभी एक फ़ोन आया, मेरे कस्टमर जो मेरे पुराने कस्टमर थे, क्लाइंट थे, कि उनकी इसी महीने की ईएमआई एक 10 रुपए की वजह से बाउंस हो गई। अब उनको कोई लोन की रिक्वायरमेंट थी, तो मुझसे पूछा कि सर ये बाउंस हो गया मेरा ईएमआई, इस बार 10 रुपए कम थे इसके, तो अब मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है, तो क्या मुझे वो लोन मिलेगा? तो उसमें अब क्या होता है कि जब आप लोन प्रोसेस करते हैं, कहीं भी किसी भी तरह का लोन प्रोसेस करते हैं, तो रिसेंट में आपकी कोई भी तरह की ईएमआई किसी भी लोन की बाउंस नहीं होनी चाहिए। अब वो एक सिर्फ 10 रुपए की वजह से एक ईएमआई बाउंस हो गई, क्योंकि वो अवेयर नहीं थे, उन्होंने बैलेंस ध्यान नहीं रखा कि मेरा बैलेंस कितना अकाउंट में है और मेरी ईएमआई का अमाउंट कितना है जो कटने वाला है, और 10 रुपए की वजह से उनका ईएमआई बाउंस हो गया, और उस वजह से अब उनका स्कोर भी खराब हुआ और बाउंसिंग की वजह से उनको नए लोन में भी दिक्कत आई। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस ना होने की वजह से ही आपको ये सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं और सिविल भी खराब होता है। तो इससे बचने के लिए एक ईएमआई हमेशा आपके अकाउंट में एडवांस रखिए, ताकि आपको एन मोमेंट पे भागदौड़ ना करनी पड़े और आपका ईएमआई बाउंस भी ना हो और कोई भी तरह का चार्ज भी नहीं लगे। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।